प्रिय बच्चों, हमने जो ये यात्रा शुरू की है आधुनिक काल में यूरोप के साथ प्रवेश करने की, इस सिलसिले में एक और रोमांचक घटना है, वह है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका एक ऐसी दुनिया थी जहाँ आप जानते हैं सबसे पहले कोलंबस ने यात्रा शुरू की थी पूरब के देशों में पहुंचने के लिए, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। इसीलिए वहाँ के जो मूल निवासी हैं उसको उन्होंने रेड इंडियन नाम दिया और आज भी वे रेड इंडियन के नाम से ही जाने जाते हैं। पुनर्जागरण हो चुका था। पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था, अमेरिका उससे बेखबर था। लेकिन ये जो जिसे हम अमेरिका कह रहे हैं, इसको अंग्रेज़ों ने नई दुनिया का नाम दिया। नई दुनिया इसलिए कि इसकी खोज करने के बाद धीरे धीरे यहाँ कई बस्तियाँ बसी यूरोप के लोगों की, लेकिन इन बस्तियों में रहने वाले 90% लोग ब्रिटेन के थे और बाकी के जो लोग थे वो फ्रांस के थे मोटे तौर पर, और अन्य देशों से भी लोग आए थे। तो ये जो बस्तियां बसी थी, इनमें धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, अपने अधीन इन बस्तियों को कर लिया। और ये बस्तियां जिस मकसद से आकर अमेरिका में बसी थी, धीरे धीरे ऐसा लगा कि वह धूमिल हो रहा है, और परिणाम स्वरूप इन बस्तियों के लोगों ने, जिन्हें हम उपनिवेश कहते हैं, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की, संघर्ष की घोषणा की। तो ये संघर्ष ने जब साकार रूप लिया, तो मेरे ख्याल से उस समय बहुत पहले तक अमेरिकियों को भी यह उम्मीद नहीं थी, यह उनका ख्याल नहीं था कि वे ब्रिटिश सत्ता से एकदम अलग हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वे क्या कारण थे जिन्होंने अमेरिकियों को, अमेरिकी 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से नाराज़ करके उसके खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर किया। तो ये जो स्थिति है, इसको हम कहते हैं कि किस तरह से अमेरिका वासियों ने, अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ एक स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष के क्या कारण थे। अगर हम कारणों की बात करें तो हम देखेंगे कि एक नहीं, ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने अमेरिकी उपनिवेशियों को ब्रिटेन के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर किया। कारण थोड़े लंबे हैं, फिर भी हम संक्षेप में सबको की चर्चा करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से ये समझ सकें कि किस तरह से अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष का निर्णय लिया। सबसे पहली बात जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वह यह है कि अमेरिकी उपनिवेशों में रहने वाले लोगों और ब्रिटिश सरकार के चरित्र में बहुत मौलिक भिन्नता थी। भिन्नता इस तरह से थी कि जो अमेरिकी उपनिवेश में रहने वाले लोग थे, वे बेशक ब्रिटेन से यहाँ आकर रहने लगे थे, लेकिन फिर भी इनमें मूल रूप से अंतर था। और वो अंतर ट्रेविलियन ने बड़े अच्छे से स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ अंग्रेज समाज पुराना था, उसमें पेचीदापन था, उसमें बनावटीपन था, वहीं अमेरिकी उपनिवेशों के जो लोग थे, वे भले ही ब्रिटेन से आए थे, लेकिन वे अभी नए नए थे और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पुरानी धारणाओं, रीति रिवाजों को त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत अमेरिका में आकर की थी, और इसलिए वे अमेरिकी बन गए थे और वे इसी प्रवृत्ति के साथ रहना चाहते थे। उनमें नई प्रवृत्तियों और पुरानी प्रवृत्तियों का मिश्रण था, और इस भेद के कारण
वे धार्मिक रूप से भी प्यूरिटन थे और उस तरह के रूढ़िवादी नहीं थे जिस तरह से इंग्लैंड में रहने वाले कैथोलिक चर्च को मानने वाले या बाद में इंग्लैंड के चर्च को मानने वाले लोग थे। तो इन उपनिवेशों में रहने वाले लोगों की अपने बारे में जो भावना थी वह बहुत प्रबल थी, बहुत मजबूत थी, और वे ब्रिटेन के उस कुलीन समाज के लोगों को की प्रधानता में उनके दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग थे। इसलिए यह जो वैचारिक और चरित्र का मतभेद था, विभिन्नता थी, उसने इनको ब्रिटेन से अलग करने में बहुत बड़ी मदद की। दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन ये सोचता था कि भले ही ये लोग अमेरिका में आकर बसे हैं, लेकिन ये ब्रिटेन से आए हैं, हमारे लोग हैं, इसलिए हम इनका अपने फ़ायदे के लिए पूरा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। ब्रिटिश सरकार इस गलतफहमी में थी कि अमेरिकी उपनिवेश कुछ भी नहीं बोलेंगे और वो जिस तरह से चाहें आर्थिक रूप से उनका शोषण कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी उपनिवेश इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि हम पूरा देश छोड़कर, अपनी मातृभूमि छोड़कर अमेरिका में इसलिए आए हैं कि हम उन तमाम बंधनों को, उन तमाम रीति रिवाजों को, उन तमाम चीज़ों को जो हमें ब्रिटेन में मानने को बाध्य करती थी, उनसे मुक्त होने के लिए अपने हिसाब से अपना जीवन जीने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए हम यहाँ आकर, चाहे वह ब्रिटेन की सरकार ही हो, चाहे वो हमारी मातृभूमि हो, लेकिन हम उसके शोषण का शिकार नहीं बनेंगे। तो ब्रिटेन को उपनिवेशों के उपयोग की जो गलतफहमी थी, वह गलतफहमी में उपनिवेशी रहने वाले नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, और जब उस आवाज़ को ब्रिटेन ने अनदेखा किया तो वे उसके सामने संघर्ष के लिए खड़े हो गए। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का एक अन्य कारण था कि जो ब्रिटेन ने फ्रांस से कुछ क्षेत्र छुड़ाए थे, उन क्षेत्रों में जो उत्तरी अमेरिका में पड़ते थे, अमेरिका के उत्तरी भाग में पड़ते थे, उनमें ब्रिटिश सरकार कैथोलिक, जो फ्रांसीसी कैथोलिक थे और रेड इंडियंस थे, उनको खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए उनको वहाँ रखना चाहती थी। जबकि उपनिवेशी ये चाहते थे कि अब यहाँ से, क्योंकि फ्रांस हार गया है, तो वे खुद उधर उत्तरी अमेरिका की तरफ फैलें, उधर विस्तार करें। तो ये एक बड़ा मतभेद था। और फिर सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 1756 से 1763 के बीच, उस युद्ध की वजह से उपनिवेशियों के मन में अब ये डर चला गया था कि फ्रांसीसी आक्रमण कनाडा की ओर से उन पर हो सकता है। तो ये आक्रमण का भय निकल जाने की वजह से उपनिवेशी अब ब्रिटेन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार थे। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा कारण थी। शासन व्यवस्था ऐसी थी कि ब्रिटेन का आधिपत्य था अमेरिकी उपनिवेशों पर, तो ब्रिटेन का जो गवर्नर होता था और उसकी जो कार्यकारिणी होती थी, वह ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी। जिम्मेदारी उसकी थी प्रशासन की, लेकिन कानून और कर बनाने का जो अधिकार था, कर लगाने का जो अधिकार था, वो विधायक सदन के पास था, और विधायक सदन में उपनिवेशी लोग होते थे। इसलिए जो जिम्मेदारियों का बंटवारा था, जो अधिकारों का बंटवारा था, वो क्लियर न होकर, स्पष्ट न होकर, उसमें दोनों पक्षों में टकराव था, और यही टकराव आगे चलकर युद्ध में बदला। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जिस चीज़ ने गति दी, जिस चीज़ ने बहुत प्रोत्साहित किया और जिसने एक निर्णायक भूमिका निभाई, वह मूल रूप से ब्रिटिश सरकार से उपनिवेशों का आर्थिक संघर्ष है। दरअसल जो 7 वर्ष तक लंबा संघर्ष ब्रिटेन ने
फ्रांस के साथ लड़ा था उसमें उसका भारी खर्चा हुआ था, उसके धन का बहुत ज़्यादा अपना अपव्यय हुआ था और इस धन की भरपाई वह अमेरिका से ही करना चाहता था, अमेरिकी उपनिवेशों से करना चाहता था। इसलिए ब्रिटेन ने दो तरह के काम किए। एक तो यह किया कि जो पुराने आर्थिक लाभ कमाने के कानून थे जो ढीले पड़े हुए थे, जिनको सख्ती से लागू नहीं किया गया था, उन्हें अब सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया। और दूसरा, कुछ और नए कानून लाए गए जिनके आधार पर ब्रिटेन और ज़्यादा वसूली कर सके धन की उपनिवेशों से। ये दोनों तरह के कानून जब सख्ती से लागू किए गए तो उपनिवेशियों ने इनका विरोध किया, जो बहुत स्वाभाविक था। उन्होंने लगातार मांग की कि इस तरह के कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष की स्थिति बढ़ती गई। ये जो कानून हैं ये कई तरह के कानून थे, कुछ का हम यहाँ जिक्र करेंगे। जैसे नौ संचालन कानून है। नौ संचालन कानून में यह तय किया गया, यह निर्णय दिया ब्रिटिश सरकार ने कि अमेरिकी उपनिवेशों के साथ जितना भी व्यापार होता है, आयात और निर्यात होता है, जिसमें तंबाकू है, चीनी है, इन दो चीज़ों का निर्यात उपनिवेशी केवल ब्रिटेन को करे और जितना भी उनका व्यापार है वह केवल ब्रिटिश जहाज़ों से किया जाए। व्यापारिक और औद्योगिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशन का गठन किया गया और तंबाकू, लकड़ी, लोहा, चावल, चमड़ा जैसी कई चीज़ें थी जिनके लिए ये कहा गया कि ये सिर्फ ब्रिटेन को निर्यात की जाए, चाहे जितने दाम ब्रिटेन दे, और ज़्यादा दाम देने पर भी इन्हें दूसरे देशों को निर्यात नहीं किया जा सकता। यही नहीं, लोहे के तो उत्पादन पर ही 1732 में एक सीमा तय कर दी गई। फिर एक शीरा अधिनियम लाया गया जो फ्रांस और स्पेन के अधीन जो वेस्ट इंडीज़ था उससे व्यापार रोकने के लिए यह शीरा अधिनियम लाया गया था और इसके लिए शीरे के आयात पर भारी कर लगा दिया गया और शीरे की बहुत ज़रूरत अमेरिकी उपनिवेशियों को होती थी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी उपनिवेश ये महसूस कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार एक के बाद एक लगातार ऐसे कानून ला रही है जिनका मकसद सिर्फ ब्रिटेन का फ़ायदा करना है और वह फ़ायदा उपनिवेशियों के नुकसान पर, उनका गला काट कर, उनका पेट काट कर करना है। इसी तरह का एक शुगर एक्ट लाया गया। उस एक्ट के माध्यम से रम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, शीरे पर कर लगा दिया गया। और यही नहीं, इस कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी जांच के लिए शाही अधिकारियों को तलाशी के अधिकार दिए गए, यानी कि वे सर्च वारंट जारी करके किसी भी व्यक्ति के घर में कभी भी तलाशी ले सकते थे कि उनके घर में कहीं बाहर से रम तो नहीं लाई गई है। इसके बाद एक 1765 में स्टाम्प एक्ट लाया गया था और ये स्टाम्प लगाने, जितने भी कानूनी दस्तावेज हैं अमेरिकी उपनिवेशों के पास, उन पर स्टाम्प लगाना यानी कि वो रसीद लगाना ज़रूरी कर दिया गया। हालांकि ये बहुत नॉमिनल पैसे में आती थी, लेकिन इसको लगाना अनिवार्य करने का मतलब था कि कोई भी चीज़ बिना स्टाम्प के नहीं ली जा सकती। कोई भी कानूनी दस्तावेज काम में लेने से पहले आपको उस पर स्टाम्प लगाना ज़रूरी है। इस एक्ट से उपनिवेशी भड़क गए। उनका कहना था कि इतनी बाध्यता का अर्थ है कि ब्रिटेन हमारे ऊपर पूरी तरह से अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और जैसे चाहे हमें अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करना चाहता है।
इसके जवाब में उपनिवेशियों ने तमाम तरह के ब्रिटेन के व्यापार का ही बहिष्कार करने का निर्णय लिया और सन्स ऑफ लिबर्टी नामक एक संस्था का भी गठन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन को भी इससे घबराहट हुई और 1766 में इस एक्ट को उन्होंने वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। लेकिन निरस्त करने के बावजूद ये स्पष्ट घोषणा की कि उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ही रहेगी। अर्थात ब्रिटेन ने भले ही कानून को वापस ले लिया हो, स्टाम्प एक्ट को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटिश संसद उपनिवेशियों के नीचे है या उनसे घबरा गई है या उनके दबाव में काम करेगी। अर्थात जो सर्वोच्चता का प्रश्न था, जो विवाद था, वह कायम रहा। फिर 1767 में फिर एक कानून आया। टाउनशेंड ने, जो ब्रिटेन का राजकोष अधिकारी था, वह इसको लेकर आया था, इसलिए इसको टाउनशेंड कर अधिनियम कहा जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से सीसा, कागज, रंग, चाय जैसे जो सामान थे, जो ज़रूरी सामान थे, उन पर कर लगा दिया गया। और अब तो उपनिवेशियों के सहन करने की हद की इंतहा हो गई और उन्होंने अब जो नया नारा दिया वो सीधे सीधे उनकी मानसिकता, उनके व्यक्तित्व और उनके लक्ष्यों, उनके इरादों को प्रकट करता था। और ये इस आंदोलन, इस नारे का जो नाम था वह था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अर्थात जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा उसे ही हमारे ऊपर कर लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार है। ब्रिटिश संसद क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसलिए उसे हमारे ऊपर किसी भी तरह का टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यह बहुत बड़ी बात थी। यह नई दुनिया में जाने का, नए सोच का, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का एक नया संकल्प था, नई दृढ़ता थी जिसे ब्रिटेन ने देखा। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम में बुद्धिजीवियों की भी बहुत निर्णायक भूमिका रही थी। हालांकि यह बहुत कम संख्या में थे, लेकिन इन बुद्धिजीवियों ने अपने संघर्ष को, अपने लक्ष्यों को समायोजित करने में, संगठित करने में, नियोजित करने में, उनकी योजना बनाने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। इन बुद्धिजीवियों में जिन प्रमुख लोगों का हम नाम ले सकते हैं, उनमें जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन जैसे लोग प्रमुख थे। इस तरह से ब्रिटेन ने दुनिया के दूसरे भागों की तरह ही जब अमेरिकी उपनिवेशों का एक तरफा शोषण करने की नीति अपनाई, तो अमेरिकी उपनिवेशों ने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आवाज़ बुलंद होती गई, वैसे वैसे ब्रिटेन का रवैया सख्त होता गया और अंत में यह एक विद्रोह में, एक संघर्ष में बदल गया, जिसने दुनिया में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के एक सफल और अद्भुत घटना को जन्म दिया। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिन्होंने अमेरिकियों को संघर्ष के लिए तैयार किया। अब हम अगली वार्ता में उस तात्कालिक घटना और कारण का जिक्र करेंगे और उन घटनाओं का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अंजाम दिया। और इस बातचीत में हम बस इतनी ही बात करेंगे कि वे कौन से प्रमुख कारण थे जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए पृष्ठभूमि तैयार की।